नमस्कार, स्वागत है आपका कमोडिटी नाउ में, जहां हम आपको कमोडिटी मार्केट की तमाम खबरें तो बताते ही हैं, साथ ही आपके लिए इंट्राडे पोजीशनल और लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी आपको बेहतरीन कॉल्स देने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा आपको हाजिर बाजार की खबरों के साथ देश भर के मंडियों का अपडेट भी आपके लिए लेकर आते हैं। लेकिन सबसे पहले आज देख लेते हैं आज की कुछ बड़ी खबरें जिन पर आपको नजर रखनी चाहिए। बात सबसे पहले गोल्ड की होगी, जहां पे फेड के फैसले के बाद यहां पर तेजी दिख रही है। 0.25% की ब्याज दरों में जो बढ़ोतरी का अनुमान था, अनुमान के मुताबिक हुआ। इससे डॉलर कमजोर हुआ और गोल्ड और सिल्वर में यहां पर अच्छी तेजी दिख रही है। चांदी गोल्ड को तो आउट परफॉर्म कर रहा है। एमसीएक्स चांदी 68,300 रुपए के ऊपर है। 1,000 रुपए से ज्यादा की तेजी यहां दिख रही है। क्रूड की बात करें तो रूस यूक्रेन में जारी बातचीत से अब लग रहा है कि चीजें धीरे धीरे ठीक होंगी, उसका यहां पर फायदा मिल रहा है। आज हालांकि 2 दिनों में 10% गिरने के बाद हल्की तेजी के साथ कारोबार हो रहा है। 1 से 2% की तेजी यहां दिख रही है। नेचुरल गैस यूएस एलएनजी एक्सपोर्ट रिकॉर्ड हाई पर है। ये एलएनजी नेचुरल गैस को लेकर अपडेट है। कॉपर चीन में फाइनेंशियल मार्केट में स्टेबिलिटी पर जोर दिया जा रहा है। साथ ही जिंक के सप्लाई की चिंता अब भी बरकरार है, क्योंकि रूस के सैंक्शन की वजह से यहां पर सप्लाई की चिंता आगे भी बढ़ सकती है। अब कुछ एग्री मार्केट की खबर देख लेते हैं। एग्री मार्केट में मेंथा जहां पे प्लांटेशन की दिक्कतें हैं कम पानी की वजह से। इसके अलावा कॉटन को लेकर जो नया एस्टीमेट आया है उसके मुताबिक कॉटन का उत्पादन 340 लाख गांठ रह सकता है घरेलू बाजार में। सीजन में हल्दी, भारी बारिश और तूफान से यील्ड पर असर हुआ है। वहीं जीरे का बुआई एरिया पहले से ही कम है और घरेलू मांग लगातार मजबूत है, इससे यहाँ पर फायदा मिल रहा है। धनिया की बात करें तो सामान्य से कम बुआई यहाँ भी हुई है और शीतलहर की वजह से नॉर्थ इंडिया में उत्पादन कम रहने का भी अनुमान जताया गया है। कैस्टर की बात करें तो जो सरकारी अनुमान थे उसके मुताबिक 15 लाख टन उत्पादन इस सीजन में रह सकता है। ग्वार की बात करें तो आज कीमतों में एक रेंज में कारोबार हो रहा है, लेकिन वो डाउन साइड रेंज है। आधे % तक की कमजोरी यहाँ पर दिख रही है। चलिए अब बात कर लेते हैं फेड के फैसले की। जो फेड ने कल 0.25% ब्याज दरें बढ़ाई और अब फेड दरें 0.25 से आधे % के दायरे में रहेगा। दिसंबर 2018 के बाद फेड दरों में ये बढ़ोतरी की गई है। इस पर फेड चेयरमैन जेरम पावेल साहब ने क्या कहा, आइए सुन लेते हैं। Committee made good progress on a plan for reducing our securities holdings, and we expect to announce the beginning of balance sheet reduction at a coming meeting. In making decisions about interest rates and the balance sheet, we will be mindful of the broader context in markets and in the economy, and we will use our tools to support financial and macroeconomic stability. As we noted in our policy statement, the implications of Russia's invasion of Ukraine for the U.S. economy are highly uncertain. In addition to the direct effects from higher global oil and commodity prices, the invasion and related events may restrain economic activity abroad and further disrupt supply chains, which would create spillovers to the U.S. economy through trade and other channels. The volatility in the financial markets, particularly if sustained, could also act to tighten credit conditions and affect the real economy. Making appropriate monetary policy in this environment requires a recognition that the economy often evolves in unexpected ways. We will need to be nimble in responding to incoming data and the evolving outlook, and we will strive to avoid adding uncertainty to what is already an extraordinarily challenging and uncertain moment. We are attentive to the risks of potential further upward pressure on inflation and inflation expectations. The committee is determined to take the measures necessary to restore price stability. The American economy is very strong and well positioned to handle tighter monetary policy. ओके, यानी फेड दरों के फैसले के बाद से यहाँ पर जिस तरह से पॉवेल साहब का बयान आया है उससे यहाँ पर हालांकि तेजी तो दिख रही है, लेकिन उनका ये भी कहना था कि 2022 के बाकी 6 पॉलिसी में भी दरें बढ़ने के संकेत अगर ऐसा होता है तो 2022 के आखिर तक यूएस में दरें बढ़कर 2% के आसपास हो जाएगी। वहीं 2024 के आखिर तक ये ब्याज दरें बढ़कर 2.8% तक भी जा सकती है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ सुरेंद्र मेहता साहब हैं, इब्जा के सेक्रेटरी है, साथ ही सुगंधा सचदेव हैं रेलिगर ब्रोकिंग से, और भाविक पटेल है ट्रेडबुल सिक्योरिटीज से। मेहता जी, क्या लग रहा है, फेड के बयान तो काफी हॉकिश नजर आ रहा है, उसके बाद भी गोल्ड चल रहा है, आपको लग रहा है कि गोल्ड की तेजी ये टिक पाएगी? देखिए विश्वमोहन जी, सबसे जो महत्वपूर्ण बात है कि ये कोई आश्चर्यजनक बढ़ोतरी उन्होंने की नहीं है। मार्केट को उम्मीद थी कि शायद 0.5% तक रेट बढ़ सकते हैं, उसकी जगह पर
जो रेट बढ़े हैं वो 0.25% बढ़े। और ये 2018 के बाद पहला स्टेप है जब इन्होंने रेट बढ़ाए हैं, और 7 बार रेट और बढ़ने वाले। मार्केट ने पिछले हफ्ते ही इसको डिस्काउंट कर लिया था और $1990 से गिरकर सोना $1897 तक आ चुका था। तो मेरे हिसाब से अब इन्फ्लेशन और जियोपॉलिटिकल टेंशन ये 2 बड़े कंसर्न हैं जिनकी वजह से गोल्ड में अब पोजिशनल व्यू बनता है। गोल्ड में मेरा मानना का मानना है कि जो फेड दरें में जो बढ़ोतरी की है, जो संकेत दिए गए हैं, ये पहले से ही बाजार इसको फैक्टर्ड इन कर चुका था, इस वजह से यहाँ पर तेजी देखने को मिली है। सुगंधा जी, आपका टेक इस पर क्या होगा? गुड मॉर्निंग। मेरा भी सिमिलर टेक है। अगर मैं इंट्राडे सेशन की बात करूं तो मुझे ज़रूर लगता है कि गोल्ड के प्राइसेस में प्रेशर देखने को मिलेगा, बट अगर हम ओवरऑल ट्रेंड की बात करें तो ओवरऑल ट्रेंड गोल्ड में अभी भी पॉजिटिव रहेगा। बिकॉज अगर हम 25 बेसिस का रेट हाई देखते हैं, दिस वाज ऑलरेडी डिस्काउंटेड बाय द मार्केट, और फेड ने ऑलरेडी मार्केट को काफ़ी टाइम से इस चीज़ के लिए प्रिपेयर किया था। बट वहीं अगर हम देखें तो फेड की लैंग्वेज काफ़ी ज़्यादा हॉकिश नज़र आ रही है, बिकॉज दे एक्चुअली वांट टू कंट्रोल इन्फ्लेशन which is running at a 40-year high। अभी अगर हम देखें तो इस साल के एंड तक 2% तक की ब्याज दरें हो सकती हैं, which is slightly negative for gold prices। बट वहीं अगर देखें तो इन्फ्लेशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है, और अगर ये एग्रेसिव रेट हाइक होता है, इससे यूएस की इकोनॉमी पे काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट आ सकता है और ग्रोथ काफ़ी हद तक स्लो डाउन हो सकती है। इनफैक्ट जो अभी एक्सपेक्टेशंस आ रही हैं कि यूएस की ग्रोथ कैन स्लिप टू 2.8% फॉर दिस ईयर एज अगेंस्ट प्रीवियस एस्टिमेट्स ऑफ 4%। सो ये भी फैक्टर गोल्ड के लिए ओवरऑल बहुत पॉजिटिव रहेगा। इसके साथ साथ अभी भी जियोपॉलिटिकल टेंशंस बनी हुई हैं और जो इकोनॉमिक सैंक्शंस भी है, इवन इफ द वॉर सबसाइड्स, और बहुत ज़्यादा सेंटिमेंट्स इंप्रूव भी हुए हैं बिकॉज पीस टॉक्स में काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेस हो रही है। ये भी फैक्टर अभी नियर टर्म एनवायरनमेंट में गोल्ड को ज़रूर सप्रेस कर रहा है, बट अभी भी इकोनॉमिक सैंक्शंस कंटिन्यूड रहेंगी, उससे भी ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ पे काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट हो सकता है। सो ये फैक्टर्स मिले जुले रहेंगे गोल्ड के लिए। नियर टर्म में मुझे लगता है थोड़ी सी डाउनसाइड है, बट लॉन्गर टर्म ट्रेंड अभी भी काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रहेगा। इंट्राडे के लिए मेरी सेलिंग की एडवाइस रहेगी एट लेवल्स ऑफ अराउंड 51,900, स्टॉप्स रहेंगे 52,200 और डाउन साइड में हमारे टारगेट्स रहेंगे 51,300। हैविंग सेड 51 रिटर्न के लिए एक अच्छा सपोर्ट रहेगा। अगर ये भी ब्रेक हो जाता है देन वी आर एक्सपेक्टिंग फर्दर डाउनसाइड टुवर्ड्स 50,200 लेवल, जो एक स्ट्रॉन्ग एक्यूमुलेशन जोन रहेगा और वहां से रिन्यूड बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिल सकता है गोल्ड के प्राइसेस में। ओके, तो ये है गोल्ड पर इनका, सुगंधा जी का व्यू। मेहता जी, आप गोल्ड को लेकर रेंज बता रहे थे, किस तरह के रेंज में अब आगे आपको लग रहा है? हालांकि हॉकिश तो काफ़ी है क्योंकि 2024 तक भी इन्होंने 3% तक ब्याज दरें ले जाने की संभावना जताई है, ऐसे संकेत दिए हैं। इसके बाद भी आपको लग रहा है एक तरफ डॉलर कमज़ोर ज़रूर हो रहा है, लेकिन ये सारे संकेत डॉलर को मजबूत करने वाले हैं। यील्ड में तो जिस तरह की तेज़ी आप देख ही रहे हैं, इसके बाद भी आपको लग रहा है कि गोल्ड यहाँ से तेज़ होगा? जी बिल्कुल, मेरा ये सबसे अच्छा समय मैं मानता हूं जब आप एक पोजिशनल व्यू गोल्ड पे बना सकते हैं। मुझे एक रेंज नजर आती है $1897 से $2119 की एक रेंज मुझे नजर आती है, और इस रेंज में यदि आप रिस्क रिवॉर्ड रेशियो देखें तो रिस्क तो ज्यादा नहीं है। रिस्क यहाँ से सिर्फ $30 से $35 की रिस्क बनती है, लेकिन मुझे अपर साइड ज्यादा लगता है। देखिए, इन्फ्लेशन कंट्रोल नहीं होगा, इतना आसान नहीं है। ये एक विशेष सर्कल है। यदि ये इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे तो टेम्पररी तो उसका फायदा जरूर होगा, लेकिन ओवरऑल जाके इन्फ्लेशन मेरी समझ से और बढ़ेगा, और जियोपॉलिटिकल टेंशन बिल्कुल थमा नहीं है। हम रोज नई नई खबरें देख रहे हैं, इसके मद्देनजर गोल्ड में तेजी बरकरार है। यानी जो जिस तरह के माहौल है, मौजूदा ग्लोबली माहौल है, तरह तरह की खबरें आती है, या तो कोरोना से जुड़ा हुआ है या जियोपॉलिटिकल टेंशन हो, तो ये तमाम माहौल पॉजिटिव है। दूसरी तरफ महंगाई जिस तरह से बढ़े हैं, उसका फ़ायदा ज़रूर हेजर्स यहाँ पर इस हेजिंग के टूल्स के तौर पे इसका इस्तेमाल करेंगे। अब चांदी को लेकर मेहता जी, आपको क्या लग रहा है? चांदी आज काफ़ी अच्छी तेज़ी दिखा रही है। आपको चांदी लग रहा है कि 70,000 के ऊपर वापस जाएगी और उसके ऊपर टिक भी पाएगी? देखिए, मेरा मानना ऐसा है कि चांदी में एक नीचे का बॉटम, चांदी में भी एक पोजिशनल रेंज बन रही है, जो नीचे के लेवल पे $24.5 हो सकती है, लेकिन ऊपर के लेवल पे $34 तक चांदी जा सकती है। तो 71,000 यदि हम इंडियन प्राइस में कन्वर्ट करें आज के रूपी डॉलर रेट को लेकर, 71,000 नहीं बल्कि ये चांदी मुझे कम से कम 91,000 92,000 तक जाती हुई नजर आती है। दोनों प्रीशियस मेटल, सोना हो या चांदी, यहाँ पर पोजिशनल व्यू जरूर बनाना चाहिए, बनता है।
और एक रिस्क रिवॉर्ड रेशियो यदि देखें तो दोनों में मुझे काफी तेजी नजर आती है। दोनों ही काउंटर्स में सोना और चांदी, हालांकि चांदी कंपैरेटिवली लग रहा है कि ज्यादा मजबूती दिखाएगी जिस तरह के टारगेट ये दे रहे हैं। शुक्रिया मेहता जी, आपने वक्त निकाला हमारे लिए और गोल्ड और सिल्वर का पूरा आउटलुक समझाया। अब भाविक, अब टेक्निकली अब आप बताइए कि गोल्ड और सिल्वर में अगर आज किसी को ट्रेड करना है तो किन लेवल्स पे एंट्री करने चाहिए, टारगेट क्या होगा और स्टॉप लॉस क्या होगा गोल्ड और सिल्वर दोनों में? गुड मॉर्निंग विशु मोहन जी। देखिए, गोल्ड की बात करें तो आज थोड़ा सेलिंग प्रेशर जरूर से लग रहा है, क्योंकि अगर अपना रुपी भी देखें तो वो भी स्ट्रांग हो रहा है और कल का जो अपसाइड हुआ है फेड के मीटिंग के बाद, उसके बाद भी थोड़ा बहुत इंटरनेशनल में भी प्रॉफिट बुकिंग गोल्ड में दिख रहा है। आई थिंक मीडियम टर्म अच्छा ही है, बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए, पर इंट्राडे अगर आज के दिन की बात करूं तो आज के दिन मुझे लग रहा है कि थोड़ा सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए केवल इंट्राडे के लिए। तो अराउंड 51,600 अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट है गोल्ड, वो शॉर्ट कर सकते हैं 51,900 के स्टॉप लॉस से और टारगेट रख सकते हैं 51,100 का। और चांदी की बात करें तो चांदी में अच्छी स्ट्रॉन्ग मजबूती देखने को मिली इंट्राडे, और आज गैप अप भी हुआ है और थोड़ा बहुत प्राइस भी रिट्रेस हुआ है। तो रिस्क रिवॉर्ड की अगर रिस्क रिवॉर्ड देखें तो आई थिंक यहाँ से ही बाय कर सकते हैं 68,200 के करीब, 67,600 के स्टॉप लॉस से, और टारगेट रख सकते हैं 69,000 का। यानी गोल्ड आपको यहाँ पर बेचना है 51,600 पे, 51,900 का स्टॉप लॉस लगा ले और 51,100 के टारगेट के लिए इंट्राडे के लिए ये कॉल है गोल्ड को लेकर। सिल्वर आप करंट लेवल पर भी खरीद सकते हैं भाभी को लगता है, और 60,600 का यहाँ पर स्टॉप लॉस लगा ले और जो टारगेट है वो है 69,000 का। चलिए अब सुगंधा जी, चांदी को लेकर आपका व्यू क्या है? ट्रेडर्स को आप क्या सलाह देंगे चांदी में? मेरा भी सिमिलर व्यू है, मे बी 68,100 पे बाइंग रिकमेंड करूंगी चांदी में। स्टॉप्स रहेंगे 67,500 और हमारे टारगेट्स भी रहेंगे 69,200। हैविंग सेड, मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा तेज़ी देखने को मिलेगी। 69,200 से 69,500 में प्रॉफिट बुक करके बाहर निकले, वहाँ से दोबारा से सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है। सो बहुत तेज़ी नज़र नहीं आ रही, बट शॉर्ट टर्म मोमेंटम पॉजिटिव नज़र आ रहा है सिल्वर में, सो शॉर्ट टर्म के लिए बाइंग कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म के लिए बाइंग की सलाह दोनों ही जानकारों दे रहे हैं कि चांदी को खरीदे। 69,000 का टारगेट, 69,000 का टारगेट भाविक का, सुगंधा जी का टारगेट है 69,200 का। चलिए अब बात कर लेते हैं क्रूड की, जहां 2 दिनों में तो अच्छी गिरावट देखी, आज हालांकि हल्की रिकवरी दिख रही है, 1 से 2% के आसपास की तेजी है। सुगंधा जी, क्रूड में क्या करना चाहिए आज? अगर हम क्रूड की प्राइसेस की बात करें तो जो हमने एक ड्रामेटिक राइज आते हुए देखा था, प्राइसेस ने सारा जियोपॉलिटिकल रिस्क प्रीमियम शेड कर दिया है। इनफैक्ट $100 पर बैरल के नीचे भी प्राइसेस आ चुके हैं। जो हमने 28% तक का यूक्रेन क्राइसिस के बाद एक जंप देखा था, प्राइसेस ने ऑलमोस्ट उसको शेड कर दिया। सो अभी अगर हम एनवायरनमेंट देखें तो काफ़ी ज़्यादा मिक्स नज़र आ रहा है। एक तरफ सप्लाई डिस्ट्रप्शंस की वरीज काफ़ी हद तक कम हो गई हैं, बिकॉज ये जो रशिया और यूक्रेन की पीस टॉक्स प्रोग्रेस कर रही हैं, उस वजह से सप्लाई डिस्ट्रप्शन वरीज कम हुई। बट वहीं अगर देखें तो आईईए ने वार्न किया है कि रशिया पे जो सैंक्शंस लगी हैं उसकी वजह से 3 से 4 मिलियन बैरल पर डे की सप्लाई अभी भी हर्ट हो सकती है स्टार्टिंग अप्रैल इटसेल्फ। सो ये फैक्टर अभी भी प्राइसेस के लिए में प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा रहेंगे, बट एक बेस जरूर बनाया है प्राइसेस ने एट लेवल्स ऑफ $95 अ बैरल फॉर WTI क्रूड। मुझे लगता है यहाँ से कुछ अपसाइड देखने को मिल सकती है, बट अपसाइड कैप रहेगी एट लेवल्स ऑफ अराउंड 7,700। सो शॉर्ट टर्म ओके, तो क्रूड में ये भी है। ऑडियो में कुछ दिक्कत हो रही है, लेकिन वापस से आपके पास आएंगे। भाविक, अब एनर्जी मार्केट पर आपका क्या व्यू है? अगर ट्रेडर्स को आप सलाह देना चाहेंगे तो क्या, कहाँ ट्रेड करें, कहाँ पोजीशन बनाए, क्रूड में या नेचुरल गैस में? विश्वमोहन जी, मुझे लग रहा है कि क्रूड में ही बनाना चाहिए। हालांकि प्राइसेस हमने थोड़ा स्टेबलाइज देखने को मिला है, और अगर सही में देखें तो फंडामेंटल्स क्रूड के इतने चेंज नहीं हुए। हाँ, ये है कि थोड़ा सेंटिमेंट शिफ्ट हुआ है, जो स्पेक्युलेटिव पोजीशंस जो लॉन्ग थी वो काफ़ी कवर हो गई है, तो उसकी वजह से सारा रिस्क प्रीमियम जो था वो भी निकल चुका है। तो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं थोड़ा अपसाइड क्रूड में ज़रूर देखने को मिलेगा। तो 17 मार्च का जो 7400 का कॉल है आज के दिन का, वो अराउंड 55 चल रहा है, तो वो बाय कर सकते हैं 10 के स्टॉप लॉस से, और टारगेट रख सकते हैं 150 का। आज का इंट्राडे ही कॉल है 7400 का कॉल। 7400 के कॉल के साथ आपको यहाँ पर ट्रेड करने की सलाह दे रहे। वॉलेटाइल काउंटर है और बेहतर होगा ऑप्शन के जरिए ही जाए। सुगंधा जी, अब नेचुरल गैस को लेकर आज क्या टारगेट आप देंगी? 357 के आसपास, 357 के आसपास है, 1.5% के आसपास कमजोर है, क्या करें आज? मुझे लगता है नेचुरल गैस में भी बाइंग की जा सकती है एट लेवल्स ऑफ अराउंड 356 में बाइंग की एडवाइस दूंगी।
स्टॉप्स रहेंगे 347 और हमारे टारगेट्स रहेंगे 365 फर्स्ट एंड देन 368 एज वेल। नेचुरल गैस की बात करें, जो रशिया पे सैंक्शंस लगी है उसकी वजह से अभी भी मुझे लगता है नेचुरल गैस की सप्लाई काफ़ी ज़्यादा हर्ट हो सकती है। सो ये फैक्टर नेचुरल गैस की प्राइसेस को काफ़ी हद तक सपोर्ट कर रहा है। लास्ट वीक भी मैंने मेंटेन किया था कि जब तक 330 का लेवल होल्ड कर रहा है नेचुरल गैस में बाय ऑन डिप्स की ही स्ट्रैटेजी रखी। सो दिस लेवल इज स्टिल होल्डिंग। सो जो भी डिप्स मिलते हैं हमें प्राइसेस में, दैट विल बी अ गुड बाइंग अपॉर्चुनिटी। अपसाइड इंट्राडे के लिए 368 पे कैप रह सकती है, बट अगर हम ओवरऑल लॉन्गर टर्म आउटलुक की बात करें तो प्राइसेस 385 तक का लेवल भी टेस्ट कर सकते हैं। तो ये व्यू है नेचुरल गैस को लेकर 356 पे बाई, 365 के टारगेट के लिए, और जो स्टॉप लॉस यहाँ पर लगाना है 349 का। चलिए बेस मेटल्स की बात कर लेते हैं। भाविक, बेस मेटल में कोई एक काउंटर जहां ट्रेड करने की सलाह देंगे आप? विश्वमन जी, मुझे कॉपर अच्छा लग रहा है। कल भी अगर देखें तो कॉपर में अच्छी मूव दिखी थी, और आज भी अगर देखें तो गैप अप के बाद प्राइसेस स्टेडी हो रहे हैं। हालांकि सारे बेस मेटल्स में हमने रिकवरी देखने को मिली है, और निकल और कॉपर दो काउंटर थे जहां पे ज्यादा हमने बिकवाली देखने को मिली थी। तो आज मुझे लग रहा है कि कॉपर में बाइंग कर सकते हैं इंट्राडे के लिए, जहाँ पे मार्च कॉन्ट्रैक्ट है वो 799 के करीब आता है, तो लॉन्ग कर सकते हैं 808 के टारगेट के लिए, और स्टॉप लॉस इंट्राडे रख सकते हैं 794 का। 808 के टारगेट के लिए के साथ आप कॉपर खरीद सकते हैं। सुगंधा जी, लेड में क्या करना चाहिए इंट्राडे के लिए? लेड काफी ज्यादा लैगर्ड रहा है, बट अभी होप्स आ रही है कि चाइना इज लाइकली टू कम आउट विद फर्दर स्टिमुलस मेजर्स। और मार्केट में अगर हम ओवरऑल भी देखें तो काफी ज्यादा रिस्क ऑन सेंटिमेंट्स है, बिकॉज जो फेड का इंटरेस्ट रेट डिसीजन आया है उसकी वजह से हमने डॉलर इंडेक्स में काफी स्लाइड आते हुए देखा है, एंड दिस वाज लार्जली और एक्सपेक्टेड लाइन। सो ये मार्केट को काफी ज्यादा रिस्क सेंटिमेंट्स को फेवर कर रहा है। सो लेड में मेरी बाइंग की रहेगी एट लेवल्स ऑफ अराउंड 183, स्टॉप्स रहेंगे 181.40 और हमारे टारगेट्स रहेंगे 185.80। 185 के टारगेट के साथ आप खरीद सकते हैं लेड को 181 के स्टॉप लॉस के साथ। चलिए अब बात कर लेते हैं एग्री मार्केट की। हमारे साथ अरुण सेक्सरिया साहब भी हैं, एमडी हैं डीडी कॉटन के। सर, सबसे पहले आपको स्वागत ईटी नाउ स्वदेश पर। सर, कॉटन में तेजी लगातार दिख रही है, उस तरह की नरमी नहीं आई। हालांकि कंसोलिडेट करने की कोशिश कर रहा था 38,000 के आसपास, लेकिन अभी भी 38,300 के आसपास है। क्या लग रहा है नियर टर्म आउटलुक कॉटन और कॉटन के को लेकर आपका क्या है? नमस्कार जी। कॉटन देखिए सबके थिंकिंग के हिसाब से एकदम अलग ही चला है इस टाइम मार्केट, एंड आज का जो लेवल है 38,200 38,300 के लेवल जो चल रहा है, ये काफी ऊंचा लेवल है। एंड इसके सामने आपकी डिमांड जो है कपड़े की या यान की, ये बिल्कुल भी पड़ता नहीं खा रही है। तो ये डिमांड कब तक, ये कॉटन के भाव कब तक ऊंचे रहेंगे समझ के बाहर की चीज है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। बट जैसे हर टाइम अब मैं यही कहा गया कि ये भाव अभी सबसे ज्यादा ऊंचा है, सबसे ज्यादा ऊंचा है, बट वी हैव ऑलवेज प्रूव्ड रॉन्ग। तो आई थिंक वी विल गो विद द फ्लो, बिकॉज कॉटन में सप्लाई की भी थोड़ी टाइटनेस है और डिमांड भी कमती हो रही है, कंजम्पशन भी कमती होएगा, एक्सपोर्ट भी बहुत कमती है, इंपोर्ट के होने की संभावना भी नहीं है बिकॉज ऑफ द ड्यूटी फैक्टर। तो 38,000 38,300 का जो लेवल है फिलहाल आज की तारीख को तो मेरे को लग रहा है कि इट इज एट द हायर लेवल। यहाँ से करेक्शन ही आ सकता है, कोई ज्यादा ऊपर बढ़ने की संभावना नहीं है। 100-200 रुपये का कुछ पता नहीं चलता है, बट एक्सटर्नली एंड इंटरनली दोनों में वैल्यू चेन में काफी प्रेशर है, काफी स्ट्रेस है। सो रॉ मटेरियल अलोन कैन नॉट बी रनिंग अवे अपवर्ड इन प्राइस, एंड वो बाकी सब चीज नहीं आ रही है। तो मेरा मानना है कि सर थोड़ा करेक्शन आने की संभावना पूरी है। ये भाव में मैं तो कोई आई वुड नॉट एडवाइज एनीबॉडी टू टेक एनी पोजीशंस फॉर गोइंग लॉन्ग। यानी इन स्तरों पर आप लॉन्ग पोजीशन नहीं लेने की सलाह दे रहे हैं। कॉटन केक को लेकर क्या है? आज 1% के आसपास की तेजी है, 3,100 के ऊपर भाव है। बहुत सारे दर्शक ऐसा पूछते हैं कि अप्रैल कॉटन में उनकी पोजीशन है, उनको क्या सलाह देंगे इन लेवल्स पर? केक का जो लेवल चल रहा है ये थोड़ा रुई से अलग लेवल चल रहा है, बट मेरे को लग रहा है कि ये 3,050 से 3,300 350 के लेवल के आसपास चलता रहेगा बाजार, अनलेस एंड अंटिल देयर इज अ ब्रेकआउट। तो इसमें भी कोई ट्रेडिंग में चलता रहेगा 300 रुपए का, प्लस 300 रुपए के रेंज में चलता रहेगा ये, मतलब 3,050 से 3,300 3,350 सर। हाँ जी, 3,050 रुपए से 3,350 सर, 3,350। हाँ जी 3,350। ओके सर, ओके, शुक्रिया सेक्सरिया साहब, आपने वक्त निकाला हमारे लिए, और आपको एडवांस में हैप्पी होली सर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं कुछ स्पाइसेस मार्केट की। भाभी के स्पाइसेस में आज कुछ
टॉपिक आपकी तरफ से जीरा और टर्मरिक, इन दोनों पर आपका व्यू क्या होगा आज? देखिए, जीरा में अगर हम देखें फिजिकल मार्केट में तो अभी भी स्टॉक बहुत कम है और अराइवल प्रेशर है, तो मुझे नहीं लग रहा कि आगे जाके भी हमें प्राइसेस में ज़्यादा डिप देखने को मिलेगी। मुझे लग रहा है कि अप्रैल के बाद प्राइसेस ज़्यादा बढ़ेगी, क्योंकि अभी क्वालिटी भी जो जीरा की आ रही है वो अच्छी आ रही है, पहले सब स्टैंडर्ड थी। तो अप्रैल वाइडा अराउंड 20,250 के करीब लॉन्ग कर सकते हैं, 20,700 के टारगेट के लिए, और स्टॉप लॉस रख सकते हैं 20,000 का। और टर्मरिक की बात करें तो टर्मरिक अराउंड 3 महीने के लो के करीब है, और मुझे लग रहा है कि अगर 8,500 ब्रेक करता है तो 8,200 तक के भी आ सकता है। अपसाइड रेजिस्टेंस 8680 है, और जनवरी और फरवरी में अगर हम एक्सपोर्ट का डेटा देखें तो वो थोड़ा कम है, और नया अराइवल भी स्टार्ट हो गया है, तो उसकी वजह से भी प्राइसेस में थोड़ा अपसाइड प्रेशर है। तो ये करंट मार्केट प्राइस पे ही मैं टर्मरिक अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट है वो सेल की रिकमेंडेशन करूंगा 8500 के टारगेट के लिए, और स्टॉप लॉस रहेगा 8680 का। यानी जीरा और टर्मरिक दो इनकी टॉपिक है स्पाइसेस में। 20,250 के आसपास जीरा खरीदना है, टारगेट है 20,700 का, और टर्मरिक अप्रैल वायदा 8,620 पर खरीदना है, टारगेट है 8,500 का। नहीं, टर्मरिक की सेल कॉल है, 8,620 पे आप इसे बेचें और 8,500 के टारगेट के लिए स्टॉप लॉस इस ट्रेड में लगाना है 8,680 का। ग्वार को लेकर क्या लग रहा है? 6,100 के आसपास ग्वार सीड है, क्या करना चाहिए ग्वार में भाविक? गोवा में प्राइसेस हमने थोड़ी नीचे देखने को मिली है, क्योंकि क्रूड ऑयल के प्राइसेस कम हुए हैं, तो उसकी वजह से ऑफकोर्स गोवा की डिमांड भी कम हुई है। पर मुझे लग रहा है कि अगर यूएस की शेल प्रोडक्शन देखें तो ड्रिलिंग जो है वो अभी भी बढ़ रही है, तो आगे जाके भी मुझे लग रहा है कि ज़्यादा इसमें प्राइसेस में कम नहीं होगी। तो अराउंड 6100 के करीब आता है तो बाय कर सकते हैं 6220 के टारगेट के लिए, और 6050 का स्टॉप लॉस। आई डोंट थिंक 5750-800 के नीचे आगे जाके भी गुआर नीचे जाएगा। आई थिंक बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी रखनी चाहिए, यानी बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी के साथ आप गुआर में काम कर सकते हैं। चलिए करेंसी मार्केट का व्यू जान लेते हैं। सुगंधा जी, करेंसी मार्केट पर आपका व्यू? रिस्क सेंटिमेंट्स काफी ज्यादा इंप्रूव हुए हैं और रिन्यूड इनफ्लोज देखने को मिल रहे हैं डोमेस्टिक इक्विटीज में, इनफैक्ट ग्लोबल इक्विटीज में भी, और डोमेस्टिक इक्विटीज में भी हमने स्ट्रॉन्ग रीबाउंड आते हुए देखा। सो दैट इज फेवरिंग सम मोर अपसाइड इन इंडियन रुपी। और इसके साथ साथ एक और मेजर फैक्टर है जो इंडियन रुपी को सपोर्ट कर रहा है, दैट्स अ डिक्लाइन इन क्रूड ऑयल प्राइसेस फ्रॉम मल्टी ईयर हाइज। सो अभी मुझे लगता है इंडियन रुपी में फर्दर एप्रिसिएशन देखने को मिल सकती है। सो यूएसडी आईएनआर पेयर को कुछ राइज में एट लेवल्स ऑफ अराउंड 76.20 फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट में सेलिंग कर सकते हैं। स्टॉप्स रहेंगे 76.45, और डाउन साइड में हमारे टारगेट्स रहेंगे 75.70 से 75.60। से और हल्की यहाँ पर मजबूती रुपए में आ सकती है। शुक्रिया सुगंधा जी आपका, भाविक आपका। आप लोगों को हैप्पी होली, आपके और आपके पूरे परिवार को होली की ढेरों शुभकामनाएं। तो कमोडिटी नाउ में फिलहाल इतना ही, लेकिन जाते जाते आपको